हमारे अतीत कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक पहला पाठ कैसे कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों की जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का क्या माना जा रहा है? पर्याय। इतिहास मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की जो भूतकालीन घटनाएं के जो क्रमबद्ध तथ्य है, उसकी जो प्रस्तुति देता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। जो बीत चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो उसका पर्याय तारीखों को माना जाता है और तारीखों का पर्याय इतिहास को माना जाता है। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। वह मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, उबाऊ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें तारीख रटनी पड़ती है कि किस तारीख को क्या हुआ, किस तारीख का राजा का जन्म हुआ, किस तारीख को वह गद्दी पे बैठा, किस तारीख को लड़ाई हुई। तो तारीखें रटते रटते हमें उबाऊ सा प्रतीत होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि अतीत में किस तरह थे हमारे आदि मानव, किस तरह रहते होंगे, वे किस तरह खाना खाते होंगे, किस तरह कपड़े पहनते होंगे, क्या उस समय कपड़े थे, बाज़ार था, शहर था, और अभी किस तरह से वर्तमान में किस तरह से बदलाव है। तो हम अतीत के बारे में सोचने लगते हैं, समय का जिक्र पहले और बाद की बात करने लगते हैं कि पहले ऐसा था, पहले गाड़ी नहीं थी, पैदल चलते थे, अब सारी सुविधाएं हैं। तो इस तरह की हम बात करने लग जाते हैं, इतिहास को दोहराने लग जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वे हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। हम सोचने के लिए ललायित हो जाते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं, इतिहास से संबंधित होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय की घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने की चलन शुरू कब से हुई होगी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आप कहीं यात्रा कर रहे हो और रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे हो तो आपके जहन में यह सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते होंगे? क्या पहले रेलगाड़ी चलती थी? नहीं, रेलगाड़ी का निर्माण बाद में हुआ। तो उससे पहले लोग किस तरह से आते जाते थे, अपनी यात्रा किस तरह से करते थे? तो पहले के लोग पैदल यात्रा करते होंगे, बैलगाड़ी होगी, उसके बाद घोड़ा, इस तरह से वो अपनी यात्राएं करते थे। और अब क्या बदलाव देखो, अब रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, बहुत सारे साधनों परिवहनों की सुविधाएं हो चुकी है। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हो कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, मशीनें नहीं थी अखबार की, तो उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। एक राज्य में क्या हो रहा है, दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, उनकी जानकारी उन्हें कैसे मिलती थी। ये भी हम सोचने के लिए ललायत कर देता है। इतिहास हमें दोहराने के लिए मजबूर कर देता है कि उस समय क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ होगा। आप ये चित्र देखिए, इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। कौन है? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण है जो ब्रिटेनिया को, ब्रिटेनिया, ये ब्रिटेनिया है, ब्राह्मण है, ये क्या कर रहे हैं? शास्त्र भेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। किसका? हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था, मतलब अच्छा लगता था। उनको नक्शा करने का काम सौंपा गया, वो उन्हें महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग अपनी इच्छा पूर्वक, स्वेच्छापूर्वक अपने जो प्राचीन पवित्र ग्रंथ है, जो अपना ग्रंथ है, वह किसको दे रहे हैं? ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं कि वह अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा करे।
किसके लिए? अपनी रक्षा करने के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं कि हमारी भेंट को आप स्वीकार करिए, हमारे पवित्र ग्रंथ को लीजिए और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। आगे देखिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। किसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं? समय के बारे में। अतीत का समय और वर्तमान का समय। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है कि हम तारीख तय कर दें कि इस समय होगा तो होगा, ये नहीं हो सकता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था कि आज मुझे चाय पीना है तो है, नहीं। उन्हें पहले चाय एक दिन पी होगी, यदि उन्हें स्वादिष्ट लगी, उनकी जुबान पर चढ़ गई तो उन्होंने चाय शुरू कर दी होगी। इसी तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है कि हमें आज पीना है, आज हमें करना है। इसके लिए कोई तिथि या तारीख तय नहीं की जा सकती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात ही कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि, एक सही समय के बारे में हम बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देना शुरू होगा। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? तो फिर इतिहास लोग तारीखों से क्यों जोड़ रहे हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था, कि जब युद्ध हो रहा है और बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है तो वही ही इतिहास है। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में ही होता था। इतिहास ये दिखता था कि कौन साल में राजा का ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में ये लड़ाई लड़ी गई और कब वह मरा, कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी कि किस समय राजा की मृत्यु हुई, तिथि बताइए, तारीख बताइए, तो इसे ही इतिहास माना जाता था। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता था, कि तारीख का महत्व बना रहता था कि तारीख बताना है कि किस दिन इसका जन्म हुआ, किस दिन उसको राजगद्दी पर बिठाया गया, तो तारीख बताना ज़रूरी है, तो इतिहास है। जैसा कि पिछले 2 सालों के इतिहास की किताबों में आपने देखा है। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे। अब इतिहास को किससे जोड़ा गया कि पहले के लोग किस तरह रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, अनाज किस तरह से पैदा करते थे, पैदा करके किस तरह से खाते थे। पहले क्या ट्रैक्टर नहीं थे, साधन नहीं थे खेती करने के, तो वो किस तरह से साधन उपलब्ध करके अनाज पैदा करके रोजी रोटी कमाते थे, क्या खाते थे, किस तरह अपना जीवन यापन करते थे। शहर कैसे बने, पहले शहर नहीं था, तो किस तरह शहर बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, तो नए नए विचार पनपते हैं और वे संस्कृति व समाज किस तरह बदले। आगे देखिए, कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चल लगते हैं। आपने देखा होगा पद्मावती की कहानी ऐतिहासिक है, इतिहास से संबंधित है, लेकिन उसकी तारीख के साथ उसकी कहानी भी जुड़ी है, तो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू हुआ था और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरवन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरॉय को भी कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। आप देखिए कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। इतिहास का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू हुआ और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही ख़त्म हो गया। शुरू कब हुआ? जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और ख़त्म कब हुआ? लॉर्ड बेंटन।
इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरलों के इतिहास की चौकठे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य या मेल मिलाप रख सकते हैं। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, जिसके गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही चलता है। उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती। आपने देखा होगा, एक जनरल की मृत्यु के बाद दूसरा जनरल बन रहा है, वायसराय बन रहा है, उसकी मृत्यु के बाद तीसरा बन रहा है, तो इतिहास उनके इर्द गिर्द ही चल रहा है। तो इसमें भारतीय की जो भी प्रक्रिया है, गतिविधि है, उसका तो कोई मायने ही नहीं है, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमें भारतीय लोगों की गतिविधियों को लाना होगा, तो इसके लिए हमें नई तिथियां, नई तारीखें बनानी पड़ेगी। आप इस चित्र को देखिए। इसमें इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। इधर आप ये देखिए, इसमें चाय के बारे में बताया था। तो चाय इसमें ये चित्र किसका है? ये विक्टोरिया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया है। इसका तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर है, जो घोड़े पे बैठा हुआ है। क्या है? घोड़े पे बैठा हुआ कौन है? रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा ऑर्थर। ये पुराने विज्ञापनों से हमें ये मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, किस तरह नई रुचियाँ चलन हुई। तो इसमें ये पहले बताया गया कि चाय के बारे में। चाय का शौकीन कौन करते थे? शाही लोग। दुनिया भर के जो शाही लोग थे वो ही चाय पीते थे। इस तस्वीर के पीछे एक तरफ भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का कौन सा बेटा है? तीसरा बेटा है, जो ऑर्थर घोड़े पर बैठा है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई। किसकी? ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अब है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का नामक एक किताब लिखी थी। कौन सी लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालों में बांटा। कौन से 3 काल है? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज, इन 3 कालों में इसको बांट दिया। इन निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, इन खंडों को लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इन तरीकों को कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच क्या बदलाव है, एक समय के बाद दूसरे समय में परिवर्तन, क्या बदलाव आया। मील को लगता था कि सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। इतिहास उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। मील का मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक भेद, जातिगत बंधन, अंधविश्वास आदि का बोलबाला था, साथ लड़ाई झगड़ा था, शांति नहीं थी। मील का मानना था कि यहाँ कोई शांति नहीं थी। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि अंग्रेजों का आना, अंग्रेजों का राज करना। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संसाधनों और कानूनों को लागू किया जाए।
मील ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। सारा राज्य किसका होना चाहिए, राज किसका चलना चाहिए, अंग्रेज़ों का, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जाए। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। यदि अंग्रेज़ नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, भारत को आगे बढ़ाने का। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। मील का मानना था कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत का राज्य पूरा अंधकार में जीवन था, अंधकार से भरा हुआ था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। प्राचीन समय आपने देखा होगा कि एक राज्य में दूसरा धर्म का राजा है और इधर वाले राज्य में दूसरे धर्म का राजा है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो और सिख है, अलग अलग धर्मों के राजा थे, एक ही राजा नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इस विभाजन की क्या है? अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई। ये समझ कहाँ से आई? पश्चिम से। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ही ऐसे अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता। अंग्रेजों ने किस तरह हमारे देश को जीता, किस तरह वह आए और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? उन्होंने क्या किया? फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने फूट डाली और उन्होंने भारत पर राज किया। आप ये भी जानोगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, क्या जब एक देश दूसरे देश पर दबदबा, अपना राज, अपना दबदबा से दूसरों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि ये सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत का नाम दिया गया है।